हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी केसरी चैप्टर 2। तो मूवी की शुरुआत में हम जलियांवाला बाग देखते हैं, जहां काफ़ी लोग इकट्ठा होकर शांति से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही वहां जनरल ओडायर अपनी फौज लेके आता है और सारे सैनिकों को लोगों पे गन से शूट करने का ऑर्डर दे देता है। और सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। उसके बाद सारे लोग इधर उधर भागने लगे और भागते भागते हजारों लोगों को गोलियों से वहीं पे मार दिया गया। और ये सब देख के जनरल ओडायर काफ़ी खुश हो रहा था। अब अगले सीन में हमें 1914 में हुए पहला वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया जाता है। 1914 के वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सेना हारने लगी। तब इन लोगों ने भारतीयों से वादा किया कि अगर आप ये जंग जीतने में हमारा साथ देंगे तो हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन जब भारतीय सैनिक की वजह से अंग्रेज वर्ल्ड वॉर जीत गए तो उन्होंने भारतीयों को धोखा दे दिया और उल्टा ही इन लोगों पे अत्याचार करने लगे। तब कृपाल सिंह नाम का एक आंदोलनकारी जो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जब आवाज उठाई तो अंग्रेजों ने उल्टा उन्हीं को फंसा के जेल में डलवाने का प्लान बनाने लगे ताकि सारे लोग चुप हो जाए। पंजाब का गवर्नर जनरल ओडायर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलता है, जो एक इंडियन था, और उससे कहता है कि इस कृपाल सिंह को जेल कैसे भिजवा सकते हैं। तब तीरथ सिंह कहता है कि मेरी नज़र में एक वकील है, शंकरन नायर, वो आज तक एक भी केस नहीं हारा है, वो आराम से कृपाल सिंह को जेल भिजवा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नायर को अंग्रेजों की तरफ से हायर किया जाता है। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां मिस्टर नायर ऐसे ऐसे पॉइंट्स जज के सामने रखते हैं जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि कुछ समय पहले एक अंग्रेजी सैनिक बम धमाके में मारा गया था और बम बनाना कृपाल सिंह को आता ही है, जो वर्ल्ड वॉर में भी लड़ चुके हैं। यहाँ मिस्टर नायर ये साबित कर देते हैं कि कृपाल सिंह ने ही वो बम बनाकर कुछ लड़कों को दिया था और फिर उन्होंने उस अंग्रेजी सैनिक को बम से उड़ा दिया। ये सब सुनने के बाद जज कुछ समय के लिए कृपाल सिंह को जेल की सजा सुना देता है। तभी जाते जाते कृपाल सिंह मिस्टर नायर से कहते हैं कि तुम वकील अच्छे हो पर गलत लोगों की तरफ से लड़ रहे हो। इस बात पर मिस्टर नायर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये केस अंग्रेज जीत जाते हैं, इसीलिए वो मिस्टर नायर को उपाधि से सम्मानित करते हैं। दूसरी तरफ सेम डे जनरल ओडायर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को गोली से मरवा रहा है। फिर वहां से वो अपनी सैनिक लेके चला गया। इस बाग में बस एक लड़का बचा हुआ था जो ये सब देख के बस रोए जा रहा था। उसके बाद माइकल जनरल ओडायर को बुलाता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने ये जो किया है, ये बात बाहर आ गई तो सारे भारतीय हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद जनरल ओडायर तीरथ से कह के इस कांड को दबाने की कोशिश करता है और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करता है। इसके बाद जब मरे हुए लोगों के घर वाले आवाज उठाते हैं और सच सामने लाने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी सरकार उनका मुंह बंद करवाने के लिए 25 रुपया का मुआवजा देने लगती है और उनसे डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगवाने लगती है कि हमें अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लोग अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो देख के तीरथ माइकल से कहता है कि इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए हमें कमीशन बैठानी चाहिए, जिसके सारे मेंबर्स हमारी पक्ष में फैसला सुनाएंगे और लोगों को लगेगा कि ये सच का साथ दे रहे हैं और सारी बातें यहीं दब जाएगी। फिर आगे एक वायसराय कमीशन का गठन होता है और इसमें मिस्टर नायर को भी बुलाया जाता है, क्योंकि मिस्टर नायर भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अगले सीन में हम नायर को देखते हैं जो मीटिंग के लिए आता है। तभी गेट पे हम उस लड़के को देखते हैं जो जलियांवाला बाग में बच गया था और अपने हाथ में वो पोस्टर लिए खड़ा था। वो पोस्टर बाग में हुए कांड को दिखा रहा था। इसके बाद मिस्टर नायर मीटिंग में आते हैं। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि जनरल डायर ने उन लोगों पर इसलिए गोलियां चलाई क्योंकि उन सब के पास हथियार था। जिसके बाद मिस्टर नायर सवाल करते हैं कि जब उन लोगों के पास हथियार था तो आखिर कितने अंग्रेजी सैनिकों को गोली लगी है। इस सवाल पे कोई कुछ नहीं बोलता है। तब मिस्टर नायर को ये समझ आ जाता है कि अंग्रेजी सरकार सच दबाने की कोशिश कर रही है। फिर मिस्टर नायर तीरथ से आकर मिलता है और पूछता है कि सारे लोग सच क्यों छुपा रहे हैं। तभी वहीं पे जनरल डायर आ जाता है। उसके बाद यहीं पे मिस्टर नायर को एक जानिसार नाम का एक आदमी मिलता है जो पहले डायर के अंडर सैनिक था, लेकिन डायर की वजह से आज वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लेट आने की वजह से उस सैनिक को जनरल डायर ने बहुत मारा था। फिर मिस्टर नायर मीटिंग से वापस जा ही रहा होता है, तभी वो लड़का फिर से वहीं पे होता है। तब मिस्टर नायर एक सैनिक से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। तब उनको पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसकी माँ और बहन उस जलियांवाला बाग में मारे गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नायर उस लड़की से मिलने उसके घर जाते हैं और मिस्टर नायर उस लड़के को समझाते हैं कि तुम इन सब में मत पड़ो और स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। लेकिन वो लड़का कहता है कि मेरी माँ और मेरी बहन आंदोलन करने गए थे,
लेकिन वहाँ अंग्रेजों ने बेवजह मेरे घर वालों को मार दिया। वो लड़का मिस्टर नायर को वो पोस्टर्स दिखाता है कि कैसे उन अंग्रेजों ने हमारे मासूम लोगों को मारा। ये देख के मिस्टर नायर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर मिस्टर नायर को यहाँ पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कृपाल सिंह का बेटा है। उसके बाद मिस्टर नायर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमीशन का जो मीटिंग हुआ था उसका आज फाइनल डिसीजन होने वाला था, जहां सारे अंग्रेज ये कहते हैं कि डायर ने कुछ गलत नहीं किया है और जनरल डायर को नॉट गिल्टी बताया जाता है और डायर के ऊपर से सारी कार्रवाई हटा दी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नायर को ये पता चलता है कि जिस लड़के से वो मिलने गए थे उसने अपनी जान ले ली है। ये सुन के नायर को बुरा लगता है और उसको उसके घर पे वो देखने जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर नायर अब शहर छोड़ के जा रहे थे। तभी रेलवे स्टेशन पे उनको एक लड़की दिलरीत मिलती है। दिलरीत आगे कहती है कि आप मेरे इंस्पिरेशन थे और मुझे आप जैसा वकील बनना था, लेकिन आप भी अंग्रेजों के सामने झुक गए और केस जीतने के लिए कुछ भी करने लग गए। और दिलरीत उन पे काफ़ी गुस्सा करती है। अब मिस्टर नायर बोलते हैं कि मैं अकेला इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। और मिस्टर नायर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ दिलरीत सीधा कोर्ट जाती है और जनरल ओडायर के खिलाफ केस कर देती है। ये बात जब माइकल को पता चलती है तो वो काफ़ी घबरा जाता है कि अब भारतीयों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इसलिए माइकल तीरथ से कहता है कि इस केस को हमें पहले हियरिंग में ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो कोर्ट के करंट जज हैं उनको भारतीयों से काफ़ी लगाव था, इसीलिए उनके सामने सिर्फ सच्चाई सुनी जाएगी। अगले सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां हम दिलरीत को देखते हैं जो ये कहती है कि मेरी जगह ये केस मिस्टर नायर लड़ेंगे। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि मिस्टर नायर दिलरीत के साथ जलियांवाला बाग में जाते हैं और सारी सच्चाई देख के दिलरीत से कहते हैं कि अब मिलके अंग्रेज को हराएंगे और सबसे पहले तुम डायर के खिलाफ केस फाइल करो, क्योंकि अगर मेरा नाम आएगा तो वो लोग हमें ठीक से सबूत इकट्ठा नहीं करने देंगे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां नायर जज से कहता है कि डायर ने सबसे कहा कि 13 अप्रैल को कर्फ्यू वाला दिन जलियांवाला बाग में लोग दंगे कर रहे थे, इसीलिए डायर को गोली चलानी पड़ी। लेकिन अगर वहां सच में दंगे हो रहे थे तो वहां की पुलिस दंगा शांत करने क्यों नहीं गई। फिर वहां के तहसीलदार करतार सिंह को बुलाया गया और करतार सिंह जज से कहता है कि मैंने देखा कि लोग दंगे कर रहे थे, उनके हाथ में हथियार भी था, इसलिए हम लोग वहां कोई एक्शन नहीं ले पाए और हमने डायर को एक्शन लेने को कहा था। इस पर नायर करतार सिंह से पूछता है कि एक थाने को अगर हेल्प लेनी थी तो वो दूसरी थाने से हेल्प मांग लेते, पर डायरेक्ट डायर से हेल्प कैसे मांग लिया आपने, क्योंकि डायर तो आर्मी ऑफिसर है और वहाँ से हेल्प लेने में तो टाइम लग जाता है। ये सुन के करतार सिंह घबरा जाता है क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर नायर अपनी बात जज के सामने रखता है और कहता है कि ये सब डायर की साजिश थी। असल में डायर ने झूठी खबर फैलाई थी कि जलियांवाला बाग में एक बड़ा शायर आने वाला है, जिसे हजारों लोग वहां जमा हो गए और हर तरफ से गेट को बंद कर दिया गया और ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरी ये देखने के लिए कि वहां कितने लोग जमा हुए हैं। ये सब सुन के डायर का वकील कुछ नहीं बोल पाता है और नायर ये साबित कर देता है कि डायर ने ये सब जानबूझ के किया है। जज ये सब सुन के डायर के ऊपर इंक्वायरी बैठा देते हैं। अब हर अखबार में जलियांवाला बाग कांड के ऊपर आर्टिकल्स आने लगे, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता है। आगे हम देखते हैं कि माइकल आके डायर और तीरथ को सुनाता है और कहता है कि ये बात क्राउन तक पहुंची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए हमें ये केस किसी भी तरह जीतना पड़ेगा। तभी तीरथ कहता है कि मेरी नज़र में एक आदमी है जो काफ़ी अच्छा वकील है और नायर का जानी दुश्मन भी है, ये हमारे काम आ सकता है, जिसका नाम नेविल मैंकली है। अब तीरथ नेविल से मिलने जाता है और उसको नायर के खिलाफ भड़काने लगता है। तीरथ उससे कहता है कि आप अंग्रेजों की तरफ से केस लड़िए, हम आपको अंग्रेजों की तरफ से उपाधि से सम्मानित करेंगे। नेविल केस लड़ने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी नायर को नीचा दिखाना था। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां नेविल सबसे पहले प्रेस को कोर्ट से हटाने की मांग रखता है और जज उसकी ये बात मान भी लेते हैं। प्रेस को कोर्ट से हटा दिया जाता है। अब नेविल जज से कहता है कि 13 अप्रैल को डायर ने जो किया उसके पीछे एक वजह थी। 10 अप्रैल को एक अंग्रेजी लड़की मार्था के साथ डंडा फौज के एक मेंबर ने उसके साथ बहुत गलत किया, जिससे डायर को गुस्सा आया और गुस्से में उसने वो सब किया। अब मार्था को कटघरे में बुलाया जाता है और मार्था जज को कहती है कि 10 अप्रैल को मैं कॉलेज का काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़का मुझे खींच के कमरे में ले आया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर आगे नेविल कहता है कि वो कोई और नहीं, डंडा फौज का एक मेंबर
तनवीर चौधरी था और जब उसने अपना गुनाह कबूल किया तब उसे सजा भी मिली। ये देख के डंडा फौज के लोग भड़क गए और उन्होंने 13 अप्रैल को एक प्लान बनाया अंग्रेज से बदला लेने का। इसीलिए डायर को अंग्रेजी सैनिक को बचाने के लिए हमला करना पड़ा। ये सब सुनने के बाद नायर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए जज उसे अगली तारीख दे देते हैं। अब नायर और दिलरीत सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। उसके बाद हियरिंग का दिन आ जाता है और दिलरीत मार्था से सवाल करती है कि तनवीर ने आपके साथ जबरदस्ती किया था तो आपने चिल्ला के हेल्प क्यों नहीं मांगी। इस पर मार्था कुछ नहीं बोलती है और आगे हमें पता चलता है कि मार्था और तनवीर दोनों लवर थे। फिर मार्था जज को अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैं तनवीर से बहुत प्यार करती थी और एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें साथ में पकड़ लिया था, जिसके बाद तनवीर को जेल हो गया क्योंकि वो एक इंडियन था और मुझ पे ये प्रेशर डाला गया कि मैं उस पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा दूं, वरना ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। अब नेविल के पास इसका कोई जवाब नहीं था और न ही नायर के पास कोई ऐसा गवाह था जिससे ये प्रूफ हो सके कि डायर ने गलत किया है। इसीलिए जज अगली डेट दे देता है। अब नायर को जानिसार की याद आती है। जानिसार वही है जिसको डायर ने बहुत मारा था। नायर इसके पास जाता है और सारी बातें पूछता है कि डायर ने उसके साथ क्या क्या किया है। तभी जानिसार कहता है कि आपकी मदद एक ऑफिसर और कर सकता है जो डायर का आदमी है और उस दिन वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी इंसान को मारे। अब कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली थी और नायर जनरल ओडायर को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि आपने जलियांवाला बाग में खड़े लोगों को पहली वार्निंग क्या दी। उस पर डायर बोलता है कि मैंने कोई वार्निंग नहीं दी, वो लोग हम पे हमला करने वाले थे इसीलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मिस्टर नायर कहता है कि वो तो 8 से 10 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब कैसे हमला कर सकते हैं। इसके बाद मिस्टर नायर जानिसार की कहानी जज को सुनाता है और कहता है कि जानिसार एक इंडियन है और वो एक बार 15 मिनट लेट पहुंचा था तो डायर ने अपने जूते से मारा और इतना मारा कि वो अभी तक चल नहीं पाया। इसके बाद नायर जनरल ओडायर की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता है। रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि डायर को गुस्सा बहुत आता है और ये गुस्सा कभी कभी बढ़ सकता है और डायर बचपन से ही इंडियन से नफरत करता है क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ता था तब बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे, इसीलिए वो तब से नफरत को पाले हुए है और इसी नफरत की वजह से उसने ये जलियांवाला बाग कांड किया। ये सब सुन के डायर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नायर पे चिल्लाने लगता है। जज आगे की सुनवाई की डेट आगे बढ़ा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायर तीरथ से कहता है कि हम नायर को ऐसे नहीं रोक सकते हैं, हमें किसी तरह उसे फंसाना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद पुलिस वाले नायर के घर पे रेड मार देते हैं क्योंकि नायर ने गलत तरीके से सबूत इकट्ठा किया था। अगले दिन केस की सुनवाई होती है लेकिन नायर पुलिस स्टेशन में था क्योंकि उसे झूठे आरोप में पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। अब नायर कोर्ट में नहीं आ पाता है, इसलिए जज कोर्ट में बैठी कमेटी को अपना डिसीजन बताने के लिए कहता है और आज ही इस केस पर फैसला भी आने वाला था। अब कोर्ट ये फैसला करती है कि डायर ने जो भी किया था वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और कोर्ट डायर को बाइज्जत बरी कर देता है। अब फैसला आने के बाद पुलिस वाले भी नायर को छोड़ देते हैं। अब कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन नायर को कृपाल सिंह का खत मिलता है। उसमें लिखा था कि मेरे बेटे ने खुद की जान नहीं ली होगी, जरूर उसको अंग्रेजी सैनिकों ने मारा है, मेरा बेटा उन सबसे नहीं लड़ पाया होगा और वो हिम्मत हार गया। खत पढ़ने के बाद अगले दिन नायर सीधा दिलरीत के पास आता है और कहता है कि हम कोर्ट में PIL डालेंगे, पर उनके अर्जी डालते ही जज केस को डिसमिस कर देता है। ये सुन के नायर जज को जज के सामने गाली दे देता है। अब जज नायर के ऊपर ही इंक्वायरी बैठा देता है और जज कहता है कि अब तुम वकीली नहीं कर पाओगे। अगले दिन नायर के ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी थी और काफी सारे मीडिया वाले भी वहाँ आ गए थे। अब जज कहता है कि नायर आप सॉरी कहो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद नायर कहता है कि उस दिन मैं सच सबके सामने नहीं ला पाया था, लेकिन आज मैं जलियांवाला बाग कांड के बारे में बात करना चाहता हूँ और 70 बार काउंसिल रूल के तहत मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो गलत है। अब नायर उस ज्यूरी मेंबर को बुलाता है जिसने उस वक्त कोर्ट में डायर को गिल्टी कहा था, लेकिन उससे पहले ही डायर ने उस जज को खरीद लिया था, इसलिए डायर को रिहा कर दिया गया था। अब ये सारी बातें मीडिया वाले सुन रहे थे। उसके बाद आगे नायर कहता है कि मुझे नहीं पता कि डायर के खिलाफ कुछ किया जाएगा या नहीं, लेकिन उसकी सच्चाई सारी भारतीयों को पता चलेगी। जिसके बाद ये सारी बातें मीडिया वाले आर्टिकल्स में छाप देते हैं और ये सबको पता चल जाता है कि डायर ने ही जलियांवाला बाग कांड किया था। अब पूरे भारत में डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। इस वजह से डायर को भारत से निकाल दिया जाता है और 20 साल बाद सरदार उधम सिंह लंदन जाके जनरल ओडायर को मार देते हैं। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है गाइस। एंड आपने अभी तक ये मूवी देखी या नहीं देखी कमेंट करके बताना।